Hello friends, welcome back to the channel. In this video, we will discuss class 10th geography chapter number 1 resources and development. So let's start the chapter. So ये काफ़ी ज़्यादा important chapter है exam point of view से, तो अच्छे से समझिएगा इस chapter को. सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज रेफर्स टू ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच हेल्प्स टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. सो कोई भी मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज. ठीक है. और ये जो है ये टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल असेसिबल मतलब कोई भी अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसको हम अच्छे से टेक्नोलॉजी को उस पर यूज़ करके अच्छे से चीज़ें हम बना पा रहे हैं. दैट मीन इट इज़ टेक्नोलॉजिकल असेसिबल. एंड इकोनॉमिकली फीजेबल मतलब ये हम अफोर्ड कर सकें क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती हैं रिसोर्सेज. तो वो इकोनॉमिकली फीसेबल होना चाहिए कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए. और एक कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करे. Then interdependent relationship between nature, technology and institution. So there is a interdependent relationship between nature, technology and institutions. So ये इनका जो इसको हम बोलते हैं process of transformation of things. तो इसमें ये रिलेशन होता है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का. बोलोगे रिलेशन, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका रिलेशन होता है. सो टेक्नोलॉजी, नेचर, इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट. सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी देन एंड डेवलप इंस्टीट्यूशन. सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी और वो इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं. और देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन. सो नेचुरल में आ जाएगा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, देन स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस, देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देन कॉन्टिन्यूस और फ्लो, देन बायोलॉजिकल रिसाइक्लेबल होता है एंड नॉन रिसाइक्लेबल. सो इसमें आ जाएगा विंड, वाटर, मेटल्स एंड इसमें आएगा फॉसिल फ्यूल्स, देन नेचुरल, वाइल्ड लाइफ. सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छे से समझिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के ये 2 टाइप्स होते हैं, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में. सो देखिएगा इसको. द रिसोर्सेज विच आर obtained from biosphere and contain life are called biotic resources. so मतलब वो रिसोर्सेज जो कि obtained हुए हैं बायोस्फीयर में और उनके अंदर लाइफ है तो उसको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. देन abiotic resources, the resources which are composed and non-living things and do not contain life are called abiotic resources. जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एबायोटिक. फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होते हैं, ख़त्म कब होते हैं उसके बेसिस पे. तो इसमें इसको हम इनको रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल भी बोलते हैं. कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तब आपको घबराना नहीं है, ये लिख के आना है. The resources which can be reproduced by physical, chemical and mechanical processes are called renewable resources. Resources जिनको reproduce किया जाए physical, chemical और mechanical processes से उसको हम renewable resources बोलते हैं. For example, our solar energy, wind energy and hydro energy. और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे द रिसोर्सेज दैट कैनॉट बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, मेटल्स, नेचुरल गैसेज. सो ये रिसोर्सेज अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा साल लगते हैं रीजनरेट होने में, इसलिए हम इनको नॉन रीन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके ऊपर भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है. तो देख लो इसमें आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओनरशिप पे, ठीक है, ओन कैसे कर रहे हैं वो. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा द रिसोर्सेज विच आर ओन
privately by individual are called individual resources. For example, house, plot, car, field. कोई भी रिसोर्स जो कि इंसान ने खुद ओन करके खुद रखा है अपने पास एज अ प्राइवेटली प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको आप बोलोगे, वो इंडिविजुअल रिसोर्स में गए। किसी ने घर खरीदा है, कार खरीदी है, किसी के पास प्लॉट है, किसी ने खेत खरीदा है, सो वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाएगा। देन community owned resources, the resources which owned by community or society are called community resources. For example, public parks, ponds, picnic spots, playground, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोसाइटी में ही एक छोटा सा पार्क है, तो वो आपका नहीं है, वो पूरी सोसाइटी ने खरीदा है या फिर गवर्नमेंट ने दे रखा हुआ है, तो वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलते हैं। देन नेचुरल रिसोर्सेज, all the resources which are under the control of state and union government are called natural resources. For example, minerals, forest, water resources, wildlife, etc. कोई भी रिसोर्स जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उसको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। मैंने नेचुरल बोल दिया था, सॉरी, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज आ जाएगा हमारा टॉपिक। The resources which are not owned by any specific country which regulated by international institutions, such resources are called international resources. ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री ने नहीं ओन कर रखे हैं, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने ओन करे हैं और वो ही उसको रेगुलेट करते हैं, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे कि हमारे सीज हो गए और ओशंस हो गए। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सो इसमें आएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। सो रिसोर्सेज जो कि हमारे रीजन में हैं, तो बट वो पोटेंशियल भी है उनमें कि वो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, पर अभी तक उन पे जो जांच वगैरह है या फिर उनके ऊपर जो यूटिलाइजेशन है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वहाँ पे वो रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पे चीज़ें तो हैं पर वहाँ तक टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँची नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी बट सो फार दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। सो गुजरात और राजस्थान के बाद पोटेंशियल तो है सोलर और विंड एनर्जी का, पर वहाँ तक वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हो, टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची है। सो आप ईजी सिंपल यहाँ पे विंड एनर्जी भी लिख सकते हैं। Then developed resources, the resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization and they are currently used by humans. Such resources are called developed resources. For example, coal, petroleum, iron, rivers, etc. resources जिनके ऊपर सर्वे हो चुका है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को अच्छे से determine करके हमारी यूटिलाइजेशन में लगा दिया है और वो करंटली ह्यूमंस उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे आ जाएंगे developed resources. Okay. Then stock, the resources which have potential to satisfy human needs but there is no appropriate technology to assess them. सो रिसोर्सेज जिसके पास पोटेंशियल तो है कि वो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट अभी हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको अच्छे से असेस कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दी वाटर, मतलब वाटर है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, हमारे पास इतनी अभी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई कि हम वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकाल पाए। ओके। Then आ जाएगा reserve of the resources, the resources which can be utilized with the help of existing technology but we do not use them because we kept them for future requirements. वो resources which can be utilized with the help of existing, मतलब वो resources जो हमने अभी की टेक्नोलॉजी से यूटिलाइज कर रखे हुए हैं बट हम उनको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनको सेव कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, डैम वाटर एंड फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का हमारा टॉपिक अब खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट फुलफिल आवर नीड्स ड्यू टू indiscriminate use of resources we have to face many type of problems in today's life. तो बताता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए क्योंकि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, बट इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं टुडेज टाइम। ओके, सो प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स। सो फर्स्ट इज
डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। सो मतलब रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहे हैं क्योंकि हम कुछ लोगों की नीड्स को ज़्यादा ही सेटिस्फाई कर रहे हैं और कुछ लोग बेचारे बहुत कम रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, उनके पास पहुंच ही नहीं रही है। जैसे एक्लिमेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मीन्स रिच और पुअर्स। मतलब किसी के पास तो रिसोर्सेज हैं, वो उनको यूज़ भी कर पा रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं और उनको वो यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। so मतलब काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज को, मतलब पेड़ हम काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या क्या हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। देन हमारा टॉपिक आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर पाए। सो द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन such a way that our environment is not damaged and the needs of our future generation are not compromised। this is called a sustainable development। कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज बचे और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाएँ रिसोर्सेज के लिए। ओके, सो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टॉल बना दो। Rio de Janeiro Earth Summit 1992. The first international summit was held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992, where have more than heads of states meet। So इसका एजेंडा क्या था वो हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। मतलब ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी कहाँ, रियो डी जैनरियो में इन जून 1992 में। वहाँ पे 100 स्टेट्स ने मीट किया था, उनकी मीटिंग हुई थी। The summit addressed the urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। वहाँ पे इन्होंने ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। देन द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। The Rio Convention endorses the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो इन्होंने क्या किया था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर इंडोर्स किया था एंड उन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था और बोला था कि हम अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी तक। ओके, और क्या था एजेंडा 21, सो डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1922 एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएनसी द्वारा ये जो एजेंडा है ये साइन हुआ था। एम क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीव करना है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ऑब्जेक्टिव था कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है, डिसीज़ हैं थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। ठीक है, मतलब वही कि इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैल रहे हैं। देन मेजर ऑब्जेक्टिव, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लीगल एजेंडा, कि हर एक गवर्नमेंट अपना एक लोकल एजेंडा करे कि और हमारे इन्वायरमेंट को बचाए। ठीक है, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर रिसोर्स ऑफ use of resources। India has diversity in availability of resources। There are some regions which are self-sufficient in terms of availability and there are some regions which have acute shortage of some। resources को planning की, कहीं जगह ज़्यादा resources है और कहीं ज़्यादा कम है, तो हमें प्लान करना है कि उसको हम कहाँ कहाँ शेयर करेंगे, वो हमारा रिसोर्स प्लानिंग आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज हर जगह नहीं अवेलेबल हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी रिसोर्स प्लानिंग असेंशियल है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें प्लान करके रिसोर्सेज को बांटना है कि कहाँ ज़्यादा है तो वहाँ से और कहाँ कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल्स
एंड कोल बट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वहाँ पे मिनरल्स हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो हमें क्या करना है, यहाँ से मिनरल्स हमें शेयर करने हैं जहाँ पे कम मिनरल्स हैं, और यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये भी इनके पास पानी तो काफ़ी ज़्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान इज़ वेल इनॉन विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर। राजस्थान के पास सोलर और विंड एनर्जी है बट लैक क्या कर रहे हैं, पानी, पानी नहीं है वहाँ पे। द cold deserts of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is indeficient in water infrastructure and some वाइटल मिनरल्स। मतलब लद्दाख के पास काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज है, जैसे वहाँ के शॉल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हैंडलूम्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ के अच्छे हैं। सो वो हमारी इकॉनमी में हेल्प करते हैं, बट वहाँ पे क्या नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है और मिनरल्स भी नहीं है। दिस बैलेंस दिस बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल इज मस्ट। मतलब रिसोर्स प्लानिंग मस्ट है। सो आप समझ लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इन द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सो हमें इन्वेंट्री करनी है रिसोर्सेज हर एक रीजन में। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज की कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, सर्वे करने हैं, मैपिंग करनी है। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। देन इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर इडॉन विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। जहाँ पे रिसोर्सेज हैं बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी पहचानी है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। सो हमें जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर रहे हैं या फिर नहीं, वो भी देखना है साथ साथ में। और ये था इंडिया मेड फॉर एफर्ट्स फॉर द अचीविंग गोल्स फॉर रिसोर्स प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये होना चाहिए, मतलब 5 ईयर प्लान आप सभी को पता ही होगा। The presence of latest technology and institution are necessary for the development of a region, availability of resources condition. Okay, technology play a very important to develop resources. India was ruled by the British before 1947. तो यहाँ पे आता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज को डेवलप करने की। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हिस्ट्री ला दी है इसमें, मतलब पुराना याद करवा रहे हैं हमें कि इंडिया को ना रूल करा था, मतलब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो मतलब बिफोर 1947 तो इंडिया कॉलोनी ही था। सो तब जो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ब्रिटिशर यूज्ड, एक्सपोर्टेड एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया रिसोर्सेज। ओवरऑल देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टूडेज टाइम। मतलब जो कि हमारी जो गुलामी से पहले इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बट ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया और अपने देशों में बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा लैक हो गई रिसोर्सेज की। ठीक है। सो इन इंडिया इन सच अ सिचुएशन इट्स बिकम नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो अब हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे एक लाइन है गांधी जी की, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। मतलब सभी की नीड्स पूरी करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, बट किसी की ग्रीड, किसी की लालच को पूरे करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देन आ जाएगा लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एग्रीकल्चर, होम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट। सो मतलब एग्रीकल्चर हम लैंड पे ही करते हैं, होम भी हम लैंड पे ही बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब कहाँ लैंड रिसोर्सेज में आता है। सो हम देख लेते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास। 43 प्लेन एरिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, 30% माउंटेन्स। ओके, देन 27 प्लेट्यूज आ जाएगा। सो यहाँ पे रेगुलर फ्लो ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर्स का होता है जो माउंटेन वाला एरिया आएगा। और यहाँ पे प्लेट्यूज वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट की लैंड आ जाएगी। देन वही लैंड का यूटिलाइजेशन आ जाएगा कि प्लेन्स में कितना है, माउंटेन्स में और प्लेट्यूज में ही लैंड यूटिलाइजेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉरेस्ट को बचाना है इसलिए हमें लैंड रिसोर्स को अच्छे से। देन लैंड नॉट अवेलेबल, कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। बैरेन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट इनटू नॉन एग्रीकल्चर। सो मतलब एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, क्योंकि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज बना रहे हैं। देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एक्सक्लूसिव फैलो लैंड, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्राउंड नॉट इंक्लूडेड इन नॉन। सो
सो मतलब ये उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रखा हुआ उन्होंने। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, फैलो लैंड, से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बट फिर भी आपको डिस्कस करवा रही हूँ मैं। देन नेट सोन एरिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा, ये भी नहीं है। देन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technology, and cultural and traditions. So, हमारे लैंड को कैसे यूज़ किया गया है ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फॉरेस्ट, बैरन, वेस्ट लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, परमानेंट पैचुरी, ग्रेजिंग लैंड, ये सारा इस डाटा में है। सो हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया में 90% ट्री का डाटा है हमारे पास, और 7% का हमारे पास डाटा ही नहीं है। ओके, सो पाकिस्तान, यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड और चाइना ऑक्युपाइड का हमारे पास डाटा नहीं है। और नेट सोन एरिया मोर देन 80%, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार लेस दैन 80%। फॉरेस्ट एरिया 1960 to 61 से 18 to 11%, 2024 से 2000। फॉरेस्ट एरिया हैव इंक्रीज्ड ओवर टाइम। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोला था कि 33% इंक्रीज होना चाहिए, बट ये कम हुआ। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों नेसेसरी है कि हमें इंक्रीज करना है फॉरेस्ट। एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंगर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड। सो मतलब जो कि ट्राइबल्स वगैरह हैं वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं, तो उनके लिए भी। ओके, लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स। द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। क्वालिटी ऑफ लैंड का डिक्लाइन होता, मतलब लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। सो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। और ये काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। देन हमारे पास आ जाएगा ओवर इरिगेशन भी, ये भी उसमें आएगा लैंड डिग्रेडेशन में, मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, इससे भी हमारी लैंड डिग्रेडेड हो रही है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। अब इसका कंजर्वेशन मेजर फॉर लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, प्रॉपर इरिगेशन, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। अब आएगा सॉइल एज अ रिसोर्स। द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज, तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है ना हमारी लैंड की, उसको हम सॉइल बोलते हैं। सो सॉइल एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। लाइव ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल। सो ये आप देख सकते हो, टॉप सॉइल आ गई, फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्ले वगैरह होती है, देन इसके अंदर छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, और ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो इस वाली लेयर में होते हैं। तो 4 लेयर्स होती है हमारी सॉइल की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। पहले आपको एल्यूवियल सॉइल को डिस्कस करना, उसके 2 टाइप्स को डिस्कस करना, और कभी कभी पूछ लिया जाता है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी एलुवियल सॉइल। इट इज़ अ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इट इज़ स्प्रेड ओवर 40% एरिया ऑफ इंडिया। सो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और ये 40% एरिया ऑफ इंडिया में स्प्रेड है। एलुवियल सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये। देन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, डिपोजिटेड बाय गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस इन नॉर्थ प्लेन्स, एंड डिपोजिट बाय deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri on coastal areas. There are 2 types of alluvial soil, old soil and old alluvium and new alluvial. So इसको हम बोलते हैं बांगर, इसको बोलते हैं खादर। The बांगर soil has high concentration of कंकर nodules, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, और ठीक है, इसलिए हम उसको बांगल बोलते हैं, बांगर। Then new alluvium, खादर, it has more fine particles and is more fertile than the बांगर. It presents fine particles of sand, silt and clay.
sand, silt and clay. It has adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. So इसके अंदर पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी बांगर सॉइल, ठीक है। देन आ जाता है, और ये आइडियल होती है ग्रोथ ऑफ वीट, पैडी एंड शुगर केन। काफ़ी ज़्यादा बार MCQ आ जाता है। एल्यूवियल सॉइल इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, पैडी एंड sugar cane. Then black soil. Black soil is also called regular soil. This soil is best for growing cotton. That's why it is also called cotton soil. So black soil को हम regular soil भी बोलते हैं और cotton soil भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है कॉटन की ग्रोइंग में, मतलब उसकी खेती करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वहीं पे उसकी खेती होती है। The soil is formed from the weathering of Ingesian rocks. It is found mostly in Maharashtra, सौराष्ट्र, मुलावा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन में ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड द मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम प्रेजेंट। सो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुड अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और लाइम होता है। देन रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड सॉइल लुक येलो बिकॉज ऑफ ड्यू टू डेफिएशन ऑफ रीजन। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन का डिफ्यूजन होता है, इसलिए वो ये रेड दिखती है। और जो येलो सॉइल होती है वो हाइड्रेटेड होती है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो येलो दिखती है। Derived from the weathering of crystalline igneous rocks in area of low rainfall. So ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डिक्वेन प्लेट्यूज में पाई जाती है। दैन उसके बाद आ जाएगी हमारी लेटराइट सॉइल। इट इज़ फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। सो जहाँ पे हाई रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे पाई जाती है। The soil is less fertile because its topmost layer get washed away due to लीचिंग। तो इसकी जो फर्टाइल, सो ये काफ़ी ज़्यादा लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो लीचिंग के टाइम इसकी जो फर्टाइल लेयर होती है ना वो वॉश अवे हो जाती है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेंट इज प्रेजेंट। सो काफ़ी ज़्यादा कम इसमें ह्यूमस होता है। सो ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। Then arid soil found in area with scanty rainfall. The color of his soil is red to brown. Red to brown इसका कलर होता है उस, और ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा कम रेनफॉल होता है। Sandy in texture and saline in nature due to high temperature and soil lacks in humus and moisture. So काफ़ी ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर होता है तो इसमें ह्यूमस कम होता है और मॉइस्चर भी कम होता है। The lower layer of soil is occupied by conker because increasing calcium content downwards. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ होते हैं, ठीक है, कंकर होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान में ये पाई जाती है। देन फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज़ अवेलेबल। सो ये हिली माउंटेन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है। द सॉइल फाउंड इन हिमालयन रीजन में ये सॉइल जो है ये देखी जाती है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला इज फाउंड इन इंडिया। सो वहाँ पे भी होती है। सॉइल इज लूमी एंड सिल्टी इन वेली साइड्स एंड कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट पुअर इन पोटैश एंड लाइम्स। ऑफ ह्यूमस में तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, बट पोटैश और जो लाइम होती है उसमें कम होती है। सॉइल बिकम लेस फर्टाइल एंड टर्न एसिडिक इन नेचर। लेस फर्टाइल होती है और एसिडिक हो जाती है ये। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फर्टाइल लेयर हमारे लैंड की रिमूव हो जाती है उसको हम सॉइल बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। मतलब फर्टिलिटी नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा। सॉइल इरोजन लीड टू दी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सो 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन होते हैं। गलीज, ड्यूनीव्स इन चंबल रीजन में होता है ये। देन शीट इरोजन एंड विंड इरोजन, मतलब हवा चली और उसकी जो फर्टाइल लेयर थी वो
उड़ गई तो अब वहाँ पे फर्टिलिटी कम है। अब आ जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड न्यूट्रिएंट लॉस। सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना है इरोजन से, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस ना हो पाए। सॉइल कंजर्वेशन कैन हेल्प्स टू कीप सॉइल फर्टाइल एंड हेल्दी। सो ये उसको फर्टाइल रखता है और हेल्दी रखता है। सो वेज टू कंजर्व सॉइल आर कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप कॉर्पिंग एंड शेल्टर बेड। सो ये कुछ मेथड्स है जिससे आप अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हो।